हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फिनोल में बेंजीन वलय पर जो OH समूह उपस्थित होता है, उस OH समूह में से हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण फिनोल अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। और फिनोल की जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है, या सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। तो फिनोल की जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को हमें दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो अभिक्रियाएं जो फिनोल में OH समूह की उपस्थिति के कारण हो रही हों, यानी जिनमें ये OH समूह भाग ले रहा हो, और दूसरी वो अभिक्रियाएं जिनमें इस बेंजीन वलय के जो कार्बन परमाणु हैं उनमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु का हम प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के द्वारा कर दें तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, जिनमें बेंजीन वलय पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का किसी दूसरे समूह के द्वारा हम प्रतिस्थापन करते हैं, वो जो दूसरा समूह आकर जुड़ता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले फिनोल की हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ें, उससे पहले हम देखते हैं कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हम सब जानते हैं कि बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, और जब इस बेंजीन वलय की हम किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे इसकी अभिक्रिया हम किसी नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ करवाते हैं, जैसे H2SO4 और HNO3 के मिश्रण के साथ इस बेंजीन वलय की अभिक्रिया करवाते हैं, तो H2SO4 और HNO3 मिलकर आपस में क्या बनाएंगे। यहाँ H2SO4 और HNO3 दोनों अम्ल है, लेकिन H2SO4 ज़्यादा प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 तो H+ आयन देगा, HNO3 OH- आयन देगा, H2 का निर्माण होगा, प्लस HSO4- आयन बनेगा, और यहाँ से OH- बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, NO2 प्लस क्या बनेगा, H2। ये NO2+ ये जो समूह है, ये समूह है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर किस प्रकार का आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। तो इस प्रकार के समूह है जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही E+। और फिनोल में हम जानते हैं कि इस बेंजीन वलय पर पाई इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पाया जाता है वलय के ऊपर और नीचे की तरफ, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही इस बेंजीन वलय से आसानी से आकर जुड़ जाता है। एक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्नेह आकर जुड़ेगा, और जिस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्नेह आकर जुड़ेगा उस परमाणु पर जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस फिनोल की जब हम अभिक्रिया NO2+ के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H+ आयन बाहर निकल जाएगा और फिनोल पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 समूह जुड़ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। तो फिनोल बेंजीन से किसका निर्माण हो गया है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हो गया है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिनोल की भी हम बहुत सारी अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें इसी प्रकार से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फिनोल और बेंजीन, इन दोनों में से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो कल हमने फिनोल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी, और उन अनुनादी संरचनाओं में हमने देखा कि फिनोल में जो OH समूह उपस्थित है, उस OH समूह की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर OH समूह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण फिनोल में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन की बजाय अधिक होता है। अब फिनोल में वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण ये फिनोल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन से अधिक क्रियाशील होता है।
यानी फिनोल पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो बेंजीन वाले की तुलना में आसानी से संपन्न होती हैं। एक बात तो ये हुई कि फिनोल और बेंजीन में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन से अधिक क्रियाशील है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन पर तो सभी जो कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे छहों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं। तो चाहे इस कार्बन पर NO2 समूह आकर जुड़े, इस पर NO2 समूह आकर जुड़े, इस पर या किसी भी एक कार्बन परमाणु पर NO2 समूह आकर जुड़े और उस परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु हटे, तो हर बार जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन बेंजीन वाले पर यदि पहले से कोई समूह उपस्थित है, जैसे यहाँ पर फिनोल है और OH समूह उपस्थित है, अब इस फिनोल के जब हम किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो इस फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ जुड़ सकता है। ये ऑर्थो स्थिति है, ये मेटा स्थिति है और ये पैरा स्थिति है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आकर जुड़ सकता है, ऑर्थो स्थिति पर, मेटा स्थिति पर या पैरा स्थिति पर। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही किस स्थिति पर आकर जुड़ेगा। जब फिनोल की हम इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आकर जुड़ेगा ऑर्थो स्थिति पर, इस ऑर्थो स्थिति पर और इस ऑर्थो स्थिति पर, या तो यहाँ आकर जुड़ेगा या फिर वो आकर जुड़ेगा पैरा स्थिति पर। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आकर जुड़ेगा, ऑर्थो या फिर पैरा स्थिति पर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी फिनोल में पाई जाने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं। हमने देखा था कि फिनोल में इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसमें बेंजीन वलय में OH समूह के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आंशिक रूप से ऋणावेश पाया जाता है। हमने इसकी अनुनादी संरचनाएं देखी थी तो हमने देखा था कि यहाँ आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो कि इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखते हैं वहां पर आकर जुड़ते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा कहाँ है, या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ आकर जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर। दोनों स्थितियों पर जुड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट में ऑर्थो पे और कुछ में पैरा पे। तो जो उत्पाद बनेगा वो दोनों का मिश्रण बन जाएगा, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति वाले दोनों उत्पादों का निर्माण हो जाएगा। फिनोल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उनमें हम सबसे पहले देखते हैं फिनोल का ब्रोमीनीकरण। यानी फिनोल की जब हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेंजीन का ब्रोमीनीकरण हम किस प्रकार से करवाते हैं। तो बेंजीन का ब्रोमीनीकरण तो हम जानते हैं कि बेंजीन का क्लोरीनीकरण हो या फिर ब्रोमीनीकरण हो, इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमें करवानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। ये बेंजीन है और ये कल हमने पिछले वीडियो में इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। ये बेंजीन है और इसका यदि क्लोरीनीकरण करवाना है, यानी इसकी किसी भी एक पोजीशन पर हमें क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है, तो यदि बेंजीन की सीधी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दें तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं है कि वो डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर ले। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हमें किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम काम में लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर हम काम में लें और फिर बेंजीन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यह अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन यदि इस लुईस अम्ल एल्यूमिनियम क्लोराइड को काम में नहीं लें तब ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो ये तो बेंजीन की बात हुई। और यदि हम सेम ही अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाएं, यानी फिनोल में कि क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं और फिनोल की हमें किसी स्थिति पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जोड़ना हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फिनोल की दोनों ऑर्थो स्थिति और एक पैरा स्थिति,
इन तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन आकर जुड़ जाता है। सिंपल हमें करना क्या है, फिनोल की हमें अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन जल के साथ। यहाँ पर फिनोल की क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है बेंजीन की बजाय कि हमें किसी भी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक के फिनोल की हम सीधे ही ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो फिनोल की दोनों ऑर्थो स्थिति और एक पैरा स्थिति, इन तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन परमाणु आकर जुड़ जाता है और जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का क्या नाम हम लिखेंगे, ये फिनोल वाले इस कार्बन को हम 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, 4, 5 और 6। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का निर्माण होता है। तो ये फिनोल की बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि फिनोल वास्तव में बेंजीन से कितना ज़्यादा क्रियाशील है। क्योंकि जब हम बेंजीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो सीधी बेंजीन ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। यदि हमें अभिक्रिया को संपन्न करवाना है तो हमें लुईस अम्ल उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। बिना किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक के कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और यदि हम लुईस अम्ल उत्प्रेरक लें तो भी बेंजीन वलय पर केवल हम एक ही क्लोरीन या ब्रोमीन एटम जोड़ पाएंगे। एक क्लोरीन या ब्रोमीन एटम बेंजीन वलय पर जुड़ जाएगा तो वो फिर बेंजीन वलय पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, बेंजीन की क्रियाशीलता और कम हो जाएगी और दूसरा ब्रोमीन या क्लोरीन एटम हम बेंजीन वलय पर लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी नहीं जोड़ सकते। यानी ये जो हमने अभिक्रिया करवाई, इस अभिक्रिया में यदि हम यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ना चाहें, यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ना चाहें तो इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। लेकिन फिनोल के केस में स्थिति उल्टी है। फिनोल की हमें सिंपल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की भी आवश्यकता नहीं है। और OH की तीनों स्थितियों पर 2 ऑर्थो और 1 पैरा, इन तीनों स्थितियों पर 3 ब्रोमीन परमाणु आसानी से आकर जुड़ जाते हैं और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। तो इससे ये क्लियर है कि फिनोल बेंजीन की बजाय इलेक्ट्रॉन्स ने ही, या हम कहें एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब यदि हमें फिनोल की किसी एक स्थिति पर, केवल एक ही स्थिति पर ब्रोमीन परमाणु जोड़ना हो, कि फिनोल की या तो पैरा स्थिति पर या फिर ऑर्थो स्थिति पर ब्रोमीन परमाणु जोड़ना हो, तो हमें क्या करना होगा। पहले जो हमने अभिक्रिया करवाई थी उसमें हमने यहाँ पर लिया था जल, ब्रोमीन जल हम बोल रहे थे, यानी जलीय विलायक में अभिक्रिया करवा रहे थे। तो फिनोल की तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन आकर जुड़ रहा था, हमें केवल एक ही स्थिति पर ब्रोमीन जोड़ना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो विलायक है, सोल्वेंट है, उसको हमें चेंज करना है। जल के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही होता है, ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। इसकी इस रेखीय संरचना के कारण ये यौगिक क्या होता है, अध्रुवीय यौगिक होता है। और इस अध्रुवीय यौगिक के कारण यहाँ पर जो ब्रोमीन और फिनोल की जो रिएक्टिविटी है वो कुछ कम हो जाती है और हम टेम्परेचर भी थोड़ा कम रखते हैं, निम्न ताप पर इस अभिक्रिया को करवाते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ी क्रियाशीलता कम हो जाती है। और ऐसी यदि हम कंडीशन रखेंगे तो हम इस अभिक्रिया को रोक पाएंगे कि केवल एक ब्रोमीन एटम ही बेंजीन वलय पर जुड़े। अदरवाइज तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हम कराएं, ब्रोमीन जल ले लें तो फिनोल की तीनों स्थितियों पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। लेकिन हमें अभिक्रिया को रोकना है कि नहीं, तीनों स्थितियों पर हमें नहीं जोड़ना है, हमें केवल एक ही स्थिति पर ब्रोमीन जोड़ना है। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह की कंडीशन काम में लेनी पड़ेगी कि अभिक्रिया है वो थोड़ी स्पीड कम हो जाए, धीरे संपन्न हो और केवल एक ब्रोमीन जुड़ के ही अभिक्रिया रुक जाए। तो इसके लिए हम दो चीज़ें काम में ले रहे हैं। एक तो अभिक्रिया का टेम्परेचर है वो क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवा रहे हैं। और दूसरा कोई अध्रुवीय विलायक हम काम में ले रहे हैं, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड। यहाँ पर भी हमें इस प्रोडक्ट में हमें ध्यान रखना है कि ऑर्थो स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ सकता है या फिर पैरा स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ सकता है। लेकिन जो
प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों ही बनेंगे, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा मात्रा में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पैरा ब्रोमोफिनोल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फिनोल की जब हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं किसी अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेंगे, और जो पैरा ब्रोमोफिनोल है वो मुख्य उत्पाद बनेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ये तो हुई फिनोल का ब्रोमीनीकरण। अगली जो फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो है फिनोल का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हम बेंजीन में तो बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपको यदि याद आ रहा हो तो बेंजीन वाले जो बेंजीन जो कंपाउंड है वो एक रो मटेरियल की तरह होता है। जब भी हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कोई भी कंपाउंड को सिंथेसिस करना है, बेंजीन वाले कंपाउंड का सिंथेसिस करना है, तो जो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? बेंजीन ही होता है। और बेंजीन वाले पर जो सबसे पहले जब हम किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का सिंथेसिस करना हो तो सबसे पहली और जो मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है वो होती है बेंजीन का नाइट्रीकरण हम करवाते हैं। हमने अभी ये जो अभिक्रिया हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि बेंजीन की हम शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल और शानदार नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन पर वलय पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और एक NO2 समूह आकर जुड़ जाता है, नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। और फिर एक बार हमने नाइट्रो बेंजीन बना लिया है तो इस नाइट्रो बेंजीन के रिडक्शन से हम एनिलीन बना सकते हैं, इसके डाइजोटीकरण से डाइजोनियम लवण बना सकते हैं, फिर डाइजोनियम लवणों की आगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा हम कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण इस सिंथेटिक पाथवे के द्वारा हम कर सकते हैं। तो यही नाइट्रीकरण हम देख रहे हैं फिनोल के केस में कि जब हमारे पास फिनोल हो और उसका हमें नाइट्रीकरण करवाना हो तो किस प्रकार से नाइट्रीकरण होगा। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन तो हम देख ही लिए हमने कि फिनोल है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन से अधिक क्रियाशील होता है। फिनोल अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशीलता का फर्क ये पड़ता है कि बेंजीन वलय हो, यहाँ पर ये OH समूह नहीं होता, केवल बेंजीन वलय होती तो हमें यहाँ पर लेना पड़ता कंसंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। लेकिन जब OH समूह आ गया इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई। क्रियाशीलता बढ़ने का फर्क ये पड़ा कि अब हमें कंसंट्रेट HNO3 लेने की आवश्यकता नहीं है, सांद्र H2SO4 लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल हम तनु HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिनोल इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि फिनोल ज़्यादा क्रियाशील है। प्रोडक्ट वही बनेंगे ऑर्थो स्थिति पर या फिर मेटा स्थिति पर। तो या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया आप आगे देखोगे कि ये जो अभिक्रिया है ये एक इनिशियल स्टेज है जब हम पैरासीटामोल का सिंथेसिस करते हैं। पैरासीटामोल आप जानते हो एक पेन किलर है, और उस पेन किलर पैरासीटामोल का जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं वो यही होते हैं। उसकी जो पहली स्टेज होती है सिंथेसिस करने की वो फिनोल से हम इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं, और नाइट्रीकरण करवा के हम ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल हम बनाते हैं। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का जो मिश्रण है, इस मिश्रण को फिर आगे पैरासीटामोल का सिंथेसिस करने के लिए हमें इसको अलग अलग करना होता है। अलग अलग करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो यहाँ पर OH और NO2 समूह दोनों पास पास हैं, तो इसमें तो अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। और जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसमें दो अलग अलग अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो दो अलग अलग अणु के बीच में जब हाइड्रोजन बंध होगा तो क्या होगा कि पैरा नाइट्रोफिनोल में जो अलग अलग अणु हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, यानी उसको वाष्प अवस्था में नहीं जाने देंगे। और ये तो एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर अणु आपस में एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो होता है हाई। पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पहले भाप में परिवर्तित होगा, तो भाप में परिवर्तित हो जाएगा और उस भाप को फिर हम वापस ठंडा करके द्रवावस्था में परिवर्तित कर लेंगे। इस विधि को आप जानती हो, क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन या आसवन विधि। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल
इनका जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को सेपरेट करने के लिए हम भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन विधि काम में लेते हैं और हम दोनों प्रोडक्ट अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी प्राप्त कर सकते हैं और पैरानाइट्रोफिनोल भी प्राप्त कर सकते हैं। पैरानाइट्रोफिनोल का हम आगे उपयोग करते हैं पैरासीटामोल के सिंथेसिस में। अब आगे यदि बात हो, कल हमने एक कंपाउंड देखा था पिक्रिक अम्ल, तो वो भी हम देखते हैं कि फिनोल है अपने पास और यदि हमने इस फिनोल की अभिक्रिया करवा दी है तो कंसनट्रेट HNO3 के साथ, तो जैसा कि हमने ब्रोमीनीकरण वाले केस में देखा था, कंसनट्रेट HNO3 जब हम लेंगे तो फिनोल की तीनों स्थितियों पर, दोनों ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर, इन तीनों स्थितियों पर 3 NO2 समूह आकर जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण हो जाएगा? पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये फिनोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। फिनोल की जो और अभिक्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।